राम हर हर महादेव। मैं अधिवक्ता बागेश श्रीवास्तव वाराणसी से पुनः आप लोग के समक्ष उपस्थित हूँ एक नया वीडियो लेकर नए ऊर्जा के साथ। और मुझे विश्वास है कि आप लोग भी ऊर्जावान होंगे। हम लोग चर्चा कर रहे थे उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा के पूर्व के प्रश्नपत्रों का कि कैसे व्याख्या किया जाएगा। आज गतांक से आगे का चर्चा करेंगे। सन 2018 का जो पार्ट सेकेंड था उसका द्वितीय प्रश्नपत्र यानी कि साक्ष्यों प्रक्रिया विधि का। विलंब न करते हुए आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 1 है, सेल्वी एवं अन्य बनाम कर्नाटक राज्य 2010 के वाद के निर्णय में दिए गए तर्कों के विशेष संदर्भ के साथ अपराध विधि में प्रतित्व विधि वाले वादों में प्रयुक्त पॉलीग्राफ टेस्ट, नार्को एनालिसिस टेस्ट और डीएनए टेस्ट जैसी वैज्ञानिक तकनीकी की सुसंगतता एवं स्वीकार्यता की विशिष्टता की विवेचना कीजिए। देखिए, सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य वाला जो मामला है, ये चूँकि रिपीटेड क्वेश्चन है फिर भी हम इसका चर्चा कर दे रहे हैं। इस केस में स्पष्ट कहा गया था कि ये धारा अनुच्छेद 20 का उल्लंघन करता है और जो इसमें प्रक्रिया है वो प्रक्रिया ऐसा है कि वो अनुच्छेद 21 का भी उल्लंघन करता है। और कारण इसमें ये है कि इसमें बताता है कि सोडियम पेंटाथाल या सोडियम एमिटाल का 3 ग्राम का मात्रा और साथ में 3000 मिलीलीटर डिस्टिल वाटर का मिश्रण करके थोड़ी थोड़ी मात्रा में व्यक्ति को दिया जाता है। और वो एक ऐसे स्थिति से गुजरता है कि हो सकता है कि उसकी मृत्यु भी संभव हो, क्योंकि ये जो बहुत खतरनाक दवा होता है, आदमी उस स्थिति में चला जाता है जिस स्थिति में अपने शरीर का संतुलन वो नहीं रख पाता है। मतलब कि वो किसी भी चीज़ को सही झूठ बोलने की स्थिति में नहीं रहता है। लेकिन इसका मन पे प्रभाव बहुत पड़ सकता है, ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है, या यूँ कह लें कि उसका साइड इफ़ेक्ट भी होने के चांसेज हैं। तो इसलिए इसमें मना किया गया था कि ऐसा नहीं किया जा सकता है। और उसके बाद भी ये कहा गया था कि अगर जो ऐसा किया भी जाता है तो उसके लिए गाइडलाइन जारी किया गया था और उसमें ये कहा गया था कि पहला कि अभियुक्त की सहमति के बिना कोई भी लाई डिटेक्टर नहीं प्रयोग किया जाएगा। दूसरा कहा गया था कि यदि अभियुक्त इसकी सहमति दे दे तो उसे अधिवक्ता की सहायता दी जाएगी। तीसरा कहा गया था कि उसकी सहमति मजिस्ट्रेट के समक्ष लिखित में ली जाएगी। चौथा कहा गया था कि मजिस्ट्रेट के समक्ष सुनवाई के दौरान अभियुक्त को अधिवक्ता का प्रतिनिधि प्रदान किया जाएगा। पांचवा कहा गया था कि अभियुक्त से सूचना प्राप्त की पूरी मेडिकल और तथ्यात्मक वर्णन की पूरी रिपोर्ट लिखी जाएगी। और छठवां कहा गया था कि सुनवाई के दौरान अभियुक्त को स्पष्ट रूप से बताया जाएगा कि उसका कथन स्वीकारोक्ति नहीं मानी जाएगी, बल्कि पुलिस के समक्ष दिया गया कथन ही केवल होगा। और सातवां कहा गया था कि अभियुक्त की विरोध की अवधि और पूछताछ की प्रकृति पर भी मजिस्ट्रेट विचार करेगा। इसमें जो मेन ये छठवां ग्राउंड बताया गया था कि आधार की उसमें सिर्फ 161 के ही बयान के समतुल्य होगा, तो उसके वजह से कोई बहुत ज़्यादा इसमें महत्व का नहीं रह गया है। तो जो सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य का मामला था उसमें एक तो इसको अनुच्छेद 20 के और 21 के अधीन इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया गया और इसका महत्व सिर्फ 161 के बयान के समतुल्य ही रखा गया। तो इस तरीके से इसको क्वेश्चन का आंसर हम लोग दे सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, उच्चतम न्यायालय के न्यूनतम निर्णय विधि के साथ उन कारणों की विवेचना कीजिए जिनके आधार पर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के अंतर्गत किसी व्यक्ति को एक अभियुक्त के रूप में समन करने हेतु दाखिल किया जा सकता है, और स्पष्ट कीजिए कि कार्यवाहियों के किस स्तर पर न्यायालय ऐसा कर सकता है। देखिए, धारा 319 दंड प्रक्रिया संहिता पहले भी कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, पुनः रिपीट कर रहा है। इसमें जो मेन केस है हरदीप सिंह बनाम पंजाब राज्य का मामला है, उसमें बताया गया है कि साक्ष्य के बारे में किस आधार पर साक्ष्य को क्या समझेगा न्यायालय। मैंने साक्ष्य का मतलब हम लोग सामान्य नियम यही जानते हैं कि कोई चीफ हो, चीफ के बाद जो है उसका क्रॉस एग्जामिनेशन हो जाए तभी उसके बाद उसको साक्ष्य माना जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये नहीं कह रहा है। यहाँ पे न्यायालय के समाधान के लिए साक्ष्य का मतलब क्या हो, कोई मामला चीफ में भी आ जाता है तो उसको मान लिया जाएगा कि उसके आधार पर न्यायालय जो है किसी ऐसे व्यक्ति को कॉल कर सकता है, समन कर सकता है, गिरफ्तार करने का वारंट जारी कर सकता है जो अभियुक्त के साथ उसका विचारण किया जा सके और उसे अपराध में संलिप्तता हो उसकी। तो इसमें एक केस और है, सौरभ गुप्ता बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का, सन 2013 का। इन दोनों केसों का वर्णन करके आप चाहें तो इसका क्वेश्चन लिख सकते हैं। अब न्यायालय द्वारा किसी बहरे और मूक व्यक्ति के साक्ष्य को कैसे और किस ढंग से दर्ज किया जा सकता है, निर्णय विधि की सहायता से स्पष्ट। देखिए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 119 हमने इस पर भी विस्तृत वीडियो बनाया हुआ है, आप लोग इसको जरूर देखिएगा।
इसमें ये कह रहा है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि साक्ष्य देने के लिए वर्बली जो है यानी कि मौखिक रूप से असमर्थ है, तब उसका साक्ष्य कैसे लिया जाएगा। तो ये कह रहा है कि उसको न्यायालय में किसी भी बोधगम्य रीति से, जिसमें वो लिख करके या बता करके किसी तरीके से इशारों द्वारा अगर जो कर सकता है तो उसका कराया जाएगा, उसको मौखिक साक्ष्य माना जाएगा। और ये भी कह रहा है कि किसी क्षति के कारण या किसी परिस्थिति के कारण यदि वो इस कंडीशन में आ गया है कि वो बोल नहीं पा रहा है, तो उसके लिए ये कह रहा है कि उसका बाकायदे दुभाषिए का व्यवस्था किया जाएगा। और किसी ऐसे मतलब संकेतों में यदि वो बात कर रहा है तो उसके लिए कोई प्रबोधक, विशेष प्रबोधक की भी व्यवस्था की जाएगी। और इन सारे प्रक्रियाओं का एक वीडियोग्राफ्ट भी बनाया जाएगा, माने वीडियो रिकॉर्डिंग भी होगी और इसको मौखिक साक्ष्य के रूप में ट्रीट किया जाएगा। तो यही धारा 119 है और ज़्यादा कुछ उसमें नहीं है बेयर में। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 ड्राफ्टिंग से संबंधित है। इस क्वेश्चन को हम लोग स्किप कर जाते हैं। पुनः क्वेश्चन नंबर 5, ये भी ड्राफ्टिंग से संबंधित है, इसको भी स्किप कर दिया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 311 के अंतर्गत किसी साक्षी को पुनः बुलाने हेतु आवश्यक तत्वों की इस विषय पर सुसंगत निर्णय विधि सहित विवेचना कीजिए। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। हाँ, एक टर्म जो होता है ना कहीं उसमें इसी में आदमी फंसता है। अब जैसे धारा 311 पढ़ेंगे तो उसमें अन्वेषण, जांच, विचारण या किसी भी कार्रवाई के प्रक्रम की बात कह रहा है, लेकिन जब 319 पढ़ेंगे तो उसमें सिर्फ जांच और विचारण की बात कह रहा है, कोई अन्य प्रक्रम की बात नहीं कर रहा है। तो ये टर्म्स आपको ध्यान देना पड़ेगा कि किसमें क्या कह रहा है। तो 311 भी रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका भी हमने चर्चा किया था। इसमें हरियाणा राज्य बनाम मेहर एवं अन्य इत्यादि का मामला है, एजी बनाम शिव कुमार यादव का मामला है, इसको आप चाहें तो दे सकते हैं। इसमें कहा गया है कि न्यायालय को यदि लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको न्याय के उद्देश्य के लिए, न्याय के निर्णय के लिए ज़रूरी है कि उसको पुनः रिकॉल किया जाए या साक्षी के रूप में तलब किया जाए, या कोई व्यक्ति साक्षी नहीं है उसको साक्षी के रूप में तलब किया जाए, या कोई व्यक्ति आया है न्यायालय में तो उपस्थित है तो उसको भले साक्षी नहीं है तो उससे किसी प्रकार का साक्ष्य से एविडेंस पूछा जा सकता है। ये सारी प्रक्रियाएँ धारा 311 में है। अब क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें 4 क्वेश्चन बनाया है। पहला करा मजिस्ट्रेट द्वारा अपराध का संज्ञान। इसमें धारा 190 का उल्लेख किया जाएगा। उसमें ये कहा गया है कि कोई भी प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट या द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट जो धारा 2 में बताए गए हैं, सशक्त किए गए हैं, उसको सशक्त कौन करेगा? चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट करेगा। संज्ञान ले सकता है और जब सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट उपधारा 2 के तहत जो उसमें सशक्त किया गया है वो संज्ञान लेगा तो उसी उन्हीं अपराधों के लिए ले सकता है जिनके लिए वो ट्रायल करने के लिए सक्षम है। मतलब ऐसे किसी अपराध का संज्ञान नहीं ले सकता है जिसको उसको ट्रायल करने का पावर नहीं है। अब उपधारा 1 में जो तरीके बताए गए हैं उसमें 3 तरीके बताए गए हैं। एक तो पुलिस रिपोर्ट पर, परिवार पर संस्थित मामले हैं, बी कह रहा है पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित मामले, और तीसरा है कि सुमोटो या किसी अन्य माध्यम से अगर जानकारी होती है तो न्यायालय मजिस्ट्रेट जो है प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट संज्ञान ले सकता है। तो ये तो संज्ञान की बात हो गई। उसके बाद अगर जो कोई उसमें 192 में बताया गया, 191 में कि अगर जो कोई सुमोटो के आधार पर जैसे वो जो है ना कि वो 190 का 1 का उपखंड 3 माने ग, अगर जो उसमें कोई संज्ञान लेता है तो वो बाकायदे ऑप्शन देगा अभियुक्त को कि तुम चाहो तो किसी के यहाँ मामले का अंतरण भी करा सकते हो, और ऐसा करता है तो उसको अंतरण कराने का आदेश दे दिया जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 का बी है कि संज्ञेयवाद में अन्वेषण करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति। तो धारा जब 157 पढ़ेंगे तो उसमें संज्ञेय मामले के संबंध में दिया गया है, 156 में दिया गया है कि शक्ति क्या होगा। तो उसमें चाहे उसको कोई आदेश किया गया हो या न किया गया हो, अगर जो कोई पुलिस अधिकारी है उसके जुडिक्शन में कोई ऐसा अपराध किया गया जो संज्ञेय मामला है तो उसमें वो अन्वेषण करने के लिए सशक्त हो सकता है। उसी में 156 के उपधारा 3 में भी कहा गया है कि चाहे तो उसमें जुडिक्शन रखने वाला मजिस्ट्रेट आदेश कर सकता है कि वो अन्वेषण करे और सारी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो कि उसको इस अधिनियम के तहत मिला हुआ है। 157 में बताया गया है। 158 में ये कहा गया है कि चाहे तो मामले का आगे अगर उसको लगता है कि इन्वेस्टिगेशन नहीं करना चाहिए तो मामले को रोक देगा वहीं पे। फिर अगर जो उसमें 159 में कहा गया है कि नहीं, अगर जो कोई न्यायालय को लगता है कि नहीं उसका आदेश द्वारा देना चाहिए कि नहीं उसका इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए तो आदेश कर देगा, तो फिर से इन्वेस्टिगेशन करने लगेगा। इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो प्रक्रियाएं हैं जैसे धारा 160 में बताया गया है कि कुछ लोगों को जो समन कर सकता है, 161 में बताया गया है कि
उसमें बयान दर्ज कर सकता है। फिर पुनः 172 में बताया गया कि जितने भी ये सब चीज़ें हैं उसका जो है रिकॉर्ड एक डायरी में रखा जाएगा। और लास्ट में 173 में 173 का जो 2 है उसमें बताया गया है कि वो किस तरीके से जो कुछ भी अन्वेषण किया है उसका रिपोर्ट बना करके न्यायालय में जो संज्ञान करने के लिए सक्षम मजिस्ट्रेट है उनको सुपुर्द कर सकता है, मतलब प्रेषित कर सकता है। और साथ में हम लोग ये भी देखते हैं कि जो 1A है 173 का जो क्लास 1A है उसमें बताया गया है कि यदि कोई ऐसा अपराध है जो लैंगिक अपराध से संबंधित है तो उसको जिस दिन जानकारी मिली है उसको 2 महीने के भीतर ही अन्वेषण पूर्ण कर लेना आवश्यक होता है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को पूर्ण कर सकते हैं। अब इसके बाद से आता है सी है इसका, क्वेश्चन नंबर 7 का सी, कि दोषसिद्धि पर परिशांति कायम रखने के अलावा अन्य मामलों में परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति। तो अन्य मामले में धारा 107 से लेकर के 110 तक में बताए गए हैं जो कि दोषसिद्धि पर परिशांति कायम रखने के लिए है से अलावा है। मतलब एक तो 106 में है कि दोषसिद्धि पर परिशांति कायम रखने के लिए किन किन कंडीशनों में 3 साल के लिए दिया जाएगा, लेकिन अलावा की ये बात पूछ रहा है तो 107 का है कि यानी कि कोई कार्यपालक मजिस्ट्रेट है और उसके जुडिक्शन में कोई ऐसा व्यक्ति है या कोई ऐसा व्यक्ति है जो जुडिक्शन में नहीं है लेकिन उसके जुडिक्शन में कोई ऐसा परिशांति भंग करने वाला है या कोई परिशांति विक्षुब्ध करने वाला है तो उसे प्रतिभूति से रहित या सहित 1 साल से अनधिक का वो प्रतिभूति का डिमांड कर सकता है। और उसके बाद से फिर 108, 109, 110 में बताए गए हैं कि 110 में कि कौन से ऐसे अभ्यासिक टाइप के अगर जो कोई अपराधी है तो उसको 3 साल से अनधिक के लिए प्रतिभूति सहित केवल लिया जाएगा। देखिए यहाँ प्रतिभूति रहित या सहित है लेकिन उसमें सिर्फ प्रतिभूति सहित है कि उससे जो है प्रतिभूति ली जाएगी। और संदिग्ध प्रकृति का कोई व्यक्ति है तो 109 में बताया गया है कि कोई इस तरीके का कोई संदिग्ध है तो उससे जो अपने आप को छिपाता है और छिपा इसलिए रहा है कि कोई अपराध करे तो उसे 1 साल से अनधिक के लिए प्रतिभूति चाहे वो रहित हो या सहित हो उसे बंधपत्र निष्पादित करने के लिए कार्यपालक मजिस्ट्रेट कर सकता है। और 108 में बताया गया है कि कोई इस टाइप का कोई व्यक्ति है जो राजद्रोहात्मक बातों को फैलाता है या कोई इस तरीके का है, कोई अश्लील पुस्तक वगैरह का क्रय विक्रय करता है या वो इस तरह का संचालन करता है तो उससे भी 1 साल से अनधिक के लिए प्रतिभूति का डिमांड किया जा सकता है। इसमें जो 2-3 केसेज हैं वो नरसिंह दास तपाड़िया बनाम गोवर्धन दास परतानी का मामला है, ये गोविंद मेहता बनाम राज्य का मामला है और महेश चंद्र बनाम राजस्थान राज्य का मामला है। सॉरी ये हमने गलत बता दिया है, ये उसमें का क्वेश्चन था मजिस्ट्रेट द्वारा अपराध का संज्ञान वाले में। इसका आंसर आप लोग इसमें मत लिखिएगा, ये किसला का। अब इसके बाद से फिर है क्वेश्चन नंबर 7 का डी है, जब अपराध अनन्यतः सेशन न्यायालय द्वारा विचारी है तब मामला उसे सुपुर्द करना। तो इसमें 2 धाराएं हैं, एक धारा 209 है, धारा 323 है। तो धारा 323 कह रहा है कि जब दौरान विचारण मजिस्ट्रेट को लगता है कि मामला अनन्यतः सेशन न्यायालय के द्वारा विचारी है तो मामले को सुपुर्द कर दिया जाएगा और उसी प्रकार का प्रयोग किया जाएगा जैसे अध्याय 18 में 209 में प्रक्रिया अपनाई जाती है। और धारा 209 में कह रहा है कि यदि किसी संज्ञान किए हुए मजिस्ट्रेट को जो संज्ञान लेता है उसके समक्ष अभियुक्त लाया जाता है या पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित कोई मामला आता है तो उसको लगता है कि इसका अनन्यतः सेशन न्यायालय द्वारा विचारणी है तो 207 और 208 की प्रक्रिया का अनुपालन करेगा और उससे जमानत के लिए कोई इस तरीके की बातें हों तो जमानत के लिए उसको डिमांड करेगा कि भाई अगर जो मैंने जमानत के उपबंधों के अधीन रहते हुए उस मामले को प्रेषित कर देगा और लोक अभियोजक को भी इसकी बात की सूचना दे देगा कि हम इस मामले को प्रेषित कर दिए हैं। अब जो धारा 207 और 208 में बताया गया वो यही कहा गया कि वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो है अभियुक्त को निःशुल्क दिए जाते हैं। अब क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है उसको आप लोग अलग से बेयर में देख लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित पर विस्तृत टिप्पणी लिखिए। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत दिए गए न्यायाधीशों और लोक सेवकों के अभियोजन संबंधी उपबंध। धारा 197 जब दंड प्रक्रिया संहिता का पढ़ते हैं तो उसमें बताया गया है कि कोई लोक सेवक है अगर जो पदी हैसियत में कोई कार्य कर रहा है और वो आपको लगता है कि वो किसी प्रकार का अपराध कर रहा है तो उसका अभियोजन हो सकता है और वो उस अभियोजन को यदि वो केंद्र संघ के कार्यपालिका के अधीन है तो केंद्र सरकार के
पूर्व मंजूरी से होगा, और यदि राज्य सरकार के अधीन है तो राज्य सरकार के पूरे मंजूरी के अधीन होगा। लेकिन इसका प्रोविजो कह रहा है कि यदि कोई मामला ऐसा है जो धारा 166 क का है भारतीय दंड संहिता का, या धारा 166 ख का है, या धारा 354 का है, या धारा 354 ए बी सी डी का है, या धारा 370 का है, या धारा 375 का है, या धारा 376 का है, या धारा 376 ए बी सी डी या 376 डी ए डी बी का मामला है, तो उसमें किसी भी सरकार से पूर्व मंजूरी की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद पुनः ये कह रहा है कि कोई ऐसा मामला है जो सशस्त्र बलों द्वारा अपराध किया जा रहा है, जो संघ का सशस्त्र बल है जैसे सेना के द्वारा, तो उसमें भी कह रहा है कि केंद्र सरकार से पूर्व की मंजूरी आवश्यक है। लेकिन अगर जो वही सशस्त्र बल कहीं कोई राज्य सरकार द्वारा कोई उद्घोषणा जारी करके, मतलब किसी राज्य के लोक शांति को बनाने के लिए अगर जो उसका प्रयोग करने के लिए कहीं लगाया गया है और उस दौरान में कोई अपराध किया जाता है, तो फिर राज्य सरकार की अनुमति लेनी जरूरी होगी। लेकिन वही चीज़ अगर जो धारा 356 अनुच्छेद 356 के अधीन अगर जो कोई जारी किया गया है प्रोक्लेमेशन, उद्घोषणा, तो उस कंडीशन में फिर केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी की ज़रूरत होगी। और उसके बाद से आखिरी जो इसका कह रहा है वो धारा 4, उसमें ये बताया गया है कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार जो भी होगा, इसके द्वारा ऐसा नियम और रीति बनाई जाएगी जो कि किन व्यक्तियों के समक्ष उसका विचारण होगा और किन के किस तरीके से होगा, वो सारे कुछ केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार के ऊपर डिपेंड करेगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर आप पूर्ण कर सकते हैं। अब उसके बाद से कह रहा है कि ऐसे उपबंध जिसके अंतर्गत पुलिस वारंट के बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है। तो देखिए, इससे संबंधित धारा दंड प्रक्रिया संहिता का धारा 41 है, धारा 42 है, उसके बाद से धारा 151 है, धारा उसके बाद से आपका 437 का उपधारा 2 है, फिर उसके बाद से 356 का 1 है, उसमें है क्या नाम है कि 123 का उपधारा 6 है। तो इस तरीके से हमने एक वीडियो बनाया हुआ है, उसको आप लोग ज़रूर देखिएगा। CRPC के रिवीजन के रूप में हमने प्लेलिस्ट क्रिएट किया, उसमें 25 वीडियो हैं और उसमें इन सारे सेक्शनों का बहुत बढ़िया से हमने चर्चा किया है। थोड़ा बहुत चर्चा कर दे रहे हैं। जो 41 में है, यही कहा गया कि अगर जो किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष कोई संज्ञेय अपराध किया जाता है तो उसको ज़रूरत नहीं है कि वारंट लाया जाए, वो गिरफ्तार कर सकता है। अब उसमें जो अमेंडमेंट आया है उसमें ये कहा गया कि यदि 7 साल से नीचे का कोई अपराध किया गया है, कारावास से दंडनीय अपराध है, या 7 साल तक का है, तो उसमें गिरफ्तार नहीं कर सकता है, लेकिन उसका कारण लिखेगा, और गिरफ्तार भी कर सकता है तब भी उसका कारण लिखेगा। या 7 साल से ऊपर का कोई अपराध किया जा रहा है तो उसमें कारण लिखने की ज़रूरत नहीं है, उसको गिरफ्तार कर सकता है। उसके बाद से ये इसमें कह रहा है कि कोई ऐसा अपराध किया है जो अपराध को निवारित करने के पर्पस से, मतलब कि वो उसको जो है इस संहिता के अधीन या राज्य सरकार द्वारा उसे घोषित अपराधी कर दिया गया, मैंने उद्घोषित अपराधी घोषित कर दिया गया है, या कोई उसके कब्जे से चोरी की संपत्ति पाई गई है, या कोई उसने जो है कोई आदेशिका के निष्पादन में वो विरोध पैदा करता है, तब उसको गिरफ्तार किया जा सकता है। या संघ का सशस्त्र सेना से भगोड़ा है, कोई भागा हुआ कोई व्यक्ति है, उसको गिरफ्तार किया जा सकता है। या कोई ऐसा भारत के बाहर कोई कृत्य किया है जो अपराध की श्रेणी में आता है, वो भारत में गिरफ्तार किया जा सकता है। या कह रहा है कि धारा 356 के धारा 5 का जो नियम है उसका उल्लंघन किया है, जो उसके ऊपर आरोपित किया गया था। या कह रहा है कि कोई पुलिस द्वारा इस तरीके की अभ्यर्थना दी गई है उस व्यक्ति के विरुद्ध की उसको गिरफ्तार किया जाए, तो इस तरीके से गिरफ्तार किया जा सकता है। और उसके बाद फिर पुनः 42 में नाम और पता बनाने में असमर्थ रहता है तब उसको गिरफ्तार किया जाएगा। या धारा 123 का उपधारा 6 के तहत प्रतिभूति का उल्लंघन कर देता है, जो उसे प्रतिभूति लिया गया है, तब उसको गिरफ्तार किया जा सकता है। या धारा 151 में किसी अपराध को जो संज्ञेय अपराध है उसको निवारित करने के लिए कोई अपराध न करे, उसको गिरफ्तार किया जा सकता है। या इसी प्रकार धारा 432 के उपधारा 3 का अगर जो कोई उल्लंघन करता है तो 432 में जो मतलब राज्य सरकार द्वारा कोई उसको दंडादेश की शर्तों को निलंबन या परिहार किया गया था, जिसके आधार पर उसको छूट दी गई है, तो उसका अगर जो शर्तों का भंग करता है तब भी गिरफ्तार किया जा सकता है। और 437 का उपधारा 5 का उल्लंघन करता है तब भी उसको गिरफ्तार किया जा सकता है। तो इसी प्रकार से तमाम इसमें सेक्शन है, उसको जोड़ करके आप लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि प्रारंभिक साक्ष्य और द्वितीयक साक्ष्य से आप क्या समझते हैं। तो इसके लिए और इसके बाद ये कह रहा है कि इसमें एक प्रॉब्लम बता रहा है कि मूल से तुलना की हुई विक्रय विलय की छाया प्रति से
एक अन्य प्रति नकल करके तैयार की जाती है, उसके पश्चात एक छाया प्रति नकल करके तैयार किए गए विक्रय विलेख से प्राप्त की जाती है। क्या इस तरह प्राप्त की गई छाया प्रति को द्वितीयक साक्ष्य के रूप में माना जाएगा? तो नहीं, इसको द्वितीयक साक्ष्य नहीं माना जाएगा। द्वितीयक साक्ष्य में यही है कि कोई ऐसी फोटोकॉपी होती है जो यांत्रिक प्रयोग द्वारा और उसकी शुद्धता को स्वयं सुनिश्चित करता है और उससे मिलान किया हुआ। यहाँ मिलान नहीं किया गया है, या कोई फोटोकॉपी की जाती है, मतलब कोई प्रति बनाई जाती है और उससे मूल से मिलान कर लिया जाता है। तब यहाँ चूँकि कुछ नहीं किया गया है, इसलिए फोटोकॉपी का अगर जो कॉपी उससे किया जाता है तब नहीं है। मूल से अगर जो कोई कॉपी की जाती है और मूल से मिलान किया जाता है तब वो सेकेंडरी एविडेंस होगा। तो प्रॉब्लम में तो यही आंसर है कि सेकेंडरी एविडेंस नहीं होगा। अब हम लोग धारा 62 और धारा 63 देख लेते हैं कि कब एक प्राइमरी एविडेंस कहा जाएगा और कब उसको सेकेंडरी एविडेंस कहा जाएगा। हमने इस पर भी बहुत बृहद स्तर पे वीडियो बनाया है, उसको आप लोग जरूर देखिएगा। तो एक तो कह रहा है कि प्राथमिक एविडेंस किसे कहा जाएगा, तो ये कह रहा है कि प्राथमिक साक्ष्य न्यायालय के निरीक्षण के लिए पेश की गई दस्तावेज स्वयं प्रेरित है, मतलब कोई डॉक्यूमेंट है और मूल रूप में डॉक्यूमेंट है तो उसको स्वयं न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया जाए तो वो प्राथमिक साक्ष्य है। दूसरा इसमें स्पष्टीकरण कर रहा है कि जहाँ की कोई दस्तावेज कई मूल प्रतियों में निष्पादित है वहाँ हर एक मूल प्रति उस दस्तावेज का प्राथमिक साक्ष्य है। मतलब अगर जो एक ही फार्म का कई बनाया जा रहा है मूल प्रति, तो सारे मूल प्रति जो हैं वो अपने आप में प्राथमिक साक्ष्य हैं। लेकिन ये कह रहा है कि जहाँ कोई दस्तावेज प्रतिलेख में निष्पादित है और हर एक प्रतिलेख पक्षकारों में से केवल एक पक्षकार द्वारा कुछ पक्षकारों द्वारा निष्पादित किया गया है, वहाँ हर एक प्रतिलेख उन पक्षकारों के विरुद्ध जिन्होंने उसका निष्पादन किया है प्राथमिक साक्ष्य है। मतलब इसके कहने का मतलब कि अगर काउंटर पार्ट में कोई बनाया गया है, जैसे हम हैं, आप हैं, और दोनों आदमी द्वारा दो डॉक्यूमेंट, मतलब एक ही सेम मैटर का दो डॉक्यूमेंट्स बनाया गया, हमने सिग्नेचर करके आपको दे दिया और आपने सिग्नेचर करके हमको दे दिया, मतलब दोनों पे सिग्नेचर है, तो जो मेरा सिग्नेचर है वो मेरे विरुद्ध जो है प्राथमिक साक्ष्य हो जाएगा, लेकिन मेरे फेवर में वो सेकेंडरी एविडेंस हो जाएगा। अभी हम लोग धारा 63 पढ़ेंगे तो उसमें है ऐसा। उसी प्रकार से जो आपके द्वारा बनाया गया है, आपके विरुद्ध सिग्नेचर जो किया गया है, उसमें आपके विरुद्ध जो है प्राथमिक साक्ष्य होगा, लेकिन आपके फेवर में वही सेकेंडरी एविडेंस हो जाएगा। अब ये स्पष्टीकरण दूसरा ये कह रहा है, इसको समझने की ज़रूरत है। ये कह रहा है कि जहाँ की अनेक दस्तावेज एक रूपात्मक प्रक्रिया द्वारा बनाई गई, यानी कि वन यूनिफॉर्म प्रोसेस से किया गया है, और जैसा कि मुद्रण, शिला मुद्रण या फोटो चित्रण में होता है, वहाँ उसमें से हर एक शेष सबकी अंतर्वस्तु का प्राथमिक साक्ष्य है, किंतु जहाँ की वे सब किसी सामान्य मूल की प्रतियां हैं, वहाँ वे मूल की अंतर्वस्तु का प्राथमिक साक्ष्य नहीं है। इसके कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे मान लीजिए कोई लाट में निकल रहा है भारत का नक्शा, तो भारत का नक्शा का तो एक फॉर्म बना होगा, उसी से पूरा का पूरा जो है नक्शा प्रिंट हो रहा है। तो जितने भी प्रिंट हो रहे हैं वन प्रोसेस से, मतलब जो एक रूपात्मक प्रक्रिया द्वारा, तो वो कह रहा है कि सभी एक दूसरे का प्राथमिक साक्ष्य होगा, लेकिन जो मूल है उसका प्राथमिक साक्ष्य नहीं होगा, उसका सेकेंडरी एविडेंस हो जाएगा। अब यह प्ले कार्ड की बात इसमें जो उदाहरण में दिया है वो प्ले कार्ड का दिया कि जैसे आप बाउंड प्ले कार्ड देखते हैं, तो प्ले कार्ड जिस मशीन से उसका सांचा से हुआ होगा, तो एक लाट में अगर जो 100 प्ले कार्ड बनाया गया तो सभी 100 प्ले कार्ड एक दूसरे के प्राथमिक साक्ष्य होंगे, लेकिन मूल का प्राथमिक साक्ष्य कोई एक प्ले कार्ड नहीं होगा। अब धारा 63 कह रहा है द्वितीयक साक्ष्य क्या होगा, तो द्वितीयक साक्ष्य कह रहा है कि यह तस्मिन पश्चात अंतर्वस्थित बंधों के अधीन दी हुई प्रमाणित प्रतियां, जहाँ कोई प्रमाणित प्रतियां अनुमन्य है वहाँ पे प्रमाणित प्रति जो है सेकेंडरी एविडेंस कहा जाता है। मूल से किसी ऐसी आंतरिक प्रक्रियाओं द्वारा जो प्रक्रियाएं स्वयं ही प्रति की शुद्धता सुनिश्चित करती हैं बनाई गई प्रतियां तथा ऐसी प्रतियों से तुलना की हुई प्रतिलिपियां, मतलब जो मेन है उसको कंपेयर किया गया है उस कॉपी से, और तब वो माना जाएगा कि वो सेकेंडरी एविडेंस है। जैसे मान लीजिए कि कोई फोटोकॉपी कराया गया और फोटोकॉपी करा करके देखा गया कि उसका जो ओरिजिनल है उसकी जो कॉपी आ रही हुबहू आ रही कि नहीं आ रही। अगर हुबहू आ रहा है तो सेकेंडरी एविडेंस हो जाएगा। अब इसके बाद ये कह रहा है कि मूल से बनाई गई या तुलना की गई प्रतियां, मतलब कोई मूल से बनाया जा रहा है, देख करके उसको तुलना कर लिया गया तो वो उसको सेकेंडरी एविडेंस मानेंगे। चौथा है काउंटर पार्ट वाली बात, जो अभी हमने कहा है कि यदि हमारे और आपके बीच में कोई दस्तावेज काउंटर पार्ट में जारी किया जा रहा है और उसमें मेरा सिग्नेचर है, तो मेरे विरुद्ध तो प्राथमिक साक्ष्य हो जाएगा, लेकिन मेरे पक्ष में वो सेकेंडरी एविडेंस हो जाएगा। यही बात कर रहा है। और आखिरी में पांचवा इसका कह रहा है कि कोई अगर जो ऐसा दस्तावेज है
जिसके अंतर्वस्तु का उस व्यक्ति द्वारा जिसने उसे स्वयं देखा है मौखिक वृत्तांत किया जा रहा है तो वो भी सेकेंडरी एविडेंस के रूप में माना जाएगा। तो इस तरीके से आपका सेकेंडरी एविडेंस और प्राथमिक एविडेंस क्या होता है इसका हम लोगों ने देखा। अब क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। ये कह रहा है कि कमीशन निकालने की न्यायालय की शक्ति। तो इसके लिए जब धारा 75 पढ़ेंगे सिविल प्रक्रिया संहिता तो उसमें बताया गया है कि कमीशन किन किन मामलों में निकाला जा सकता है। तो 75 में बताए गए हैं कि आप कह रहा है कि 1 2 3 4 5 6 7 तरह के कार्यों के लिए कमीशन निकाला जा सकता है। पहला है कि ऐसी शर्तों और परिसीमाओं के अधीन रहते हुए जो विहित की जाए न्यायालय किसी व्यक्ति की परीक्षा करने के लिए कमीशन जारी कर सकता है। और परीक्षा करने से संबंधित कहाँ दिया गया है तो जो आदेश 26 का उपधारा 2 है नियम 2 है, 1 है और 4 है, इससे संबंधित है। और उसके बाद कह रहा है कि स्थानीय अन्वेषण करने के लिए कमीशन जारी किया जा सकता है। तो अस्थायी अन्वेषण करने के लिए जो आदेश 26 है नियम 9 है उसमें दिया गया है। पुनः लेखाओं की परीक्षा या उनका समायोजन करने के लिए तो उसके लिए आपका आदेश 26 नियम 1 में दिया नियम 11 में दिया गया है। और विभाजन करने के लिए कोई कमीशन जारी करना है तो उसके लिए आदेश 26 नियम 13 में दिया गया है। पुनः कोई वैज्ञानिक तकनीकी या विशेषज्ञ के अन्वेषण करने के लिए कोई कमीशन जारी किया गया है तो उसके लिए आदेश 26 नियम 10 कैपिटल ए में दिया गया है। फिर ऐसी संपत्ति का विक्रय करने के लिए जो शीघ्र और प्रकृतिया क्षयशील है और जो वाद का अवधारण लंबित रहने तक न्यायालय की अवरक्षा में है तो उसके लिए आदेश 26 नियम 10 कैपिटल सी में दिया गया है। और कह रहा है कोई अनुसचिवीय कार्य करने के लिए तो उसके लिए कोई जो कमीशन जारी किया जाएगा वो आदेश 26 नियम 10 कैपिटल बी में दिया गया है। तो इस तरीके से न्यायालय द्वारा कमीशन जारी करने का जो टिप्पणी है उसको आप शक्ति के रूप में लिख सकते हैं। और जो धारा 76 है ये कह रहा है कि किसी व्यक्ति की परीक्षा करने के लिए कमीशन उस राज्य से जिसमें उसे निकालने वाला न्यायालय स्थित है भिन्न राज्य में स्थित किसी ऐसे न्यायालय को निकाला जा सकेगा जो उच्च न्यायालय नहीं है, जो उस स्थान से अधिकारिता रखता है जिसमें वह व्यक्ति निवास करता है जिसकी परीक्षा की जानी है। और उपधारा 2 कह रहा है इसका कि उपधारा 1 के अधीन किसी व्यक्ति की परीक्षा करने के लिए कमीशन को प्राप्त करने वाला हर न्यायालय उसके अनुसरण में उस व्यक्ति की परीक्षा करेगा या कराएगा और जब कमीशन सम्यक रूप से निष्पादित किया गया है तब वह उसके अधीन लिए गए साक्ष्य सहित उस न्यायालय को लौटा दिया जाएगा। और धारा 77 में कह रहा है कि अनुरोध पत्र यानी कि कमीशन निकालने के बदले न्यायालय ऐसे व्यक्ति की परीक्षा करने के लिए अनुरोध पत्र निकाल सकेगा जो ऐसे स्थान में निवास करता है जो भारत के भीतर नहीं है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप पूर्ण कर सकते हैं। अब उसके बाद से कह रहा है कि खर्चों के अभिनिश्चय से पूर्व आज्ञप्ति का निष्पादन। तो इसके लिए धारा 118 बता रहा है और धारा 118 में यही बात कहा गया है कि कोई ऐसा खर्च है जो न्यायालय से संबंधित है, चाहे वो न्यायालय से संबंधित कोई खर्च हो, चाहे वो किसी निष्पादन से संबंधित खर्च हो या कार्यवाहियों में किस व्यक्ति द्वारा दिया जाना है, उसको मतलब डिसाइड करने के पहले ही अगर ये डिसाइड हो जा रहा है कि आज्ञप्ति किसके फेवर में दिया जाए तो वो आज्ञप्ति दे सकता है और उसका निष्पादन करा सकता है। मतलब एक स्पेशल पावर दिया गया इस खर्चों के लिए, केवल डिग्री का निष्पादन नहीं रोका जाएगा। यही धारा 118 में कहा गया है सिविल प्रक्रिया संहिता। अब उसके बाद से कह रहा है कि उच्च न्यायालय और जनपद न्यायालय की किसी वाद, अपील या अन्य कार्रवाइयों के अंतरण और प्रत्याहरण की साधारण शक्ति। तो देखिए उच्चतम न्यायालय के बारे में धारा 25 में दिया गया है, उच्च न्यायालय के बारे में धारा 24 में दिया गया है कि कब एक उच्च न्यायालय या जिला न्यायालय अपने अधीनस्थ कोई मामले को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में अंतरित कर सकते हैं। तो एक बार हम लोग देख लें धारा 24 क्या कह रहा है। बेयर लैंग्वेज धारा 24 कह रहा है, उपधारा 1 किसी भी पक्षकार के आवेदन पर और पक्षकारों को सूचना देने के पश्चात और उनमें से जो सुनवाई के इच्छुक हों उनको सुनने के पश्चात या ऐसी सूचना दिए बिना स्वप्रेरणा से उच्च न्यायालय या जिला न्यायालय किसी भी प्रकरण में ऐसे किसी वाद, अपील या अन्य कार्रवाई को जो उसके सामने विचारण या निपटारे के लिए लंबित है
अपने अधीनस्थ ऐसे किसी न्यायालय को अंतरित कर सकेगा जो उसका विचारण करने या उसे निपटाने के लिए सक्षम है। इसके बाद कह रहा है कि अपने अधीनस्थ किसी न्यायालय में लंबित किसी वाद, अपील या अन्य कार्रवाई का प्रत्याहरण कर सकेगा अथवा उसका विचारण या निपटारा कर सकेगा, अथवा अपने अधीनस्थ ऐसे किसी न्यायालय को उसका विचारण या निपटारा करने के लिए अंतरित कर सकेगा जो उसका विचारण करने या निपटारा करने के लिए सक्षम है। और आखिरी में कह रहा है कि विचारण या निपटारा करने के लिए उसी न्यायालय को या उसका प्रत्याहरण कर सकेगा जिससे उसका प्रत्यांतरण कर सकेगा जिससे उसका प्रत्याहरण किया गया है। और उपधारा 2 कह रहा है कि जहाँ किसी वाद या कार्रवाई का अंतरण या प्रत्याहरण उपधारा 1 के अधीन किया गया है, वहाँ वह न्यायालय जिसे ऐसे वाद या कार्रवाई का तत्पश्चात विचारण करना है या उसे निपटाना है, अंतरण आदेश में दिए गए विशेष निर्देशों के अधीन रहते हुए या तो उसका पुनः विचारण कर सकेगा या उस प्रक्रम से आगे कार्रवाई करेगा जहाँ से उसका अंतरण या प्रत्याहरण किया गया था। और उपधारा 3 कह रहा है कि इस धारा के प्रयोजन के लिए अपर और सहायक न्यायाधीश के न्यायालय जिला न्यायालय का अधीनस्थ समझे जाएंगे। कार्रवाई के अंतर्गत किसी डिक्री या आदेश के निष्पादन के लिए कार्रवाई भी है। और उपधारा 4 कह रहा है कि किसी लघु वाद न्यायालय से इस धारा के अधीन अंतरित या प्रत्यहरित किसी वाद का विचारण करने वाला न्यायालय ऐसे वाद के प्रयोजनों के लिए लघु वाद न्यायालय समझा जाएगा। और उपधारा 5 कह रहा है कि कोई वाद या कार्रवाई उस न्यायालय से इस धारा के अधीन अंतरित की जा सकेगी जिसे उसका विचारण करने की अधिकारिता नहीं है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप पूर्ण कर सकते हैं। अब उसके बाद से टिप्पणी है इसका आखिरी डी, जहां न्यायालयों की अधिकारिता की स्थानीय सीमा अनिश्चित हैं वहां वाद के संस्थित किए जाने का स्थान क्या होगा। तो ये धारा 18 पर डिपेंड करता है। जहां अनिश्चित होता है सीमा, उसमें आवेदन किए जाने पर किसी भी पक्षकार द्वारा इस आशय का न्यायालय द्वारा वाद का ग्रहण किया जाएगा और यह ध्यान रखना है कि पिक्यूलियरी जुरिडिक्शन उसके पास होना चाहिए। माने यानी कि जो भी न्यायालय उसको संज्ञान लेगा तो उसके पास इस बात का पिक्यूलियरी जुरिडिक्शन जरूर हो और उसको वाद सुनवाई का भी अधिकार हो, मतलब सब्जेक्ट मैटर हो और धन संबंधी अधिकारिता हो। भले ही क्षेत्राधिकार संबंधी अधिकारिता उसके पास नहीं है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इस बात का कथन करते हुए वो मामले को ग्रहण कर सकता है और विचारण कर सकता है। तो हम लोग देख लें एक बार धारा 18 में क्या दिया है। धारा 18 ये कह रहा है कि जहां न्यायालयों की अधिकारिता की स्थानीय सीमाएं निश्चित है वहां वाद के संस्थित किए जाने का स्थान क्या होगा। तो इसमें 2 उपधाराएं हैं। पहला उपधारा कह रहा है कि जहां यह अभिकथन किया जाता है कि यह अनिश्चित है कि कोई स्थावर संपत्ति 2 या अधिक न्यायालयों में से किस न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर स्थित है, वहां उन न्यायालयों में से कोई भी एक न्यायालय यदि उसका समाधान